नमस्कार, मी संदीप चव्हाण आणि आपण पाहताय टॉप न्यूज मराठी. जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. खर तर एकदा आपण ठरवलंय की आता आपल्याला उंच भरारी घ्यायची आहे, तर आभाळ किती उंच आहे याची गरजच काय पाहण्याची. आणि अशीच आकाशाला गवसणी घालणारी संघर्ष गाथा ज्या मुलीनं लिहिली आहे, ज्या तरुणीनं लिहिली आहे, तिचं नाव अख्ख्या महाराष्ट्रात गाजतंय. अर्थात अदिबा अनम अशफाक अहमद. खरं तर हे नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात आता अदबीनं घेतलं जात आहे. कारण या नावाच्या मागे जो संघर्ष आहे, तो संघर्ष थेट UPSC एक्झामच्या दरम्यान संपूर्ण भारतानं पाहिला. आणि अदिबा अनम या तरुणीनं संपूर्ण महाराष्ट्रात पहिली मुस्लिम महिला IAS बनण्याचा मान मिळवला. इतकंच नव्हे तर संपूर्ण भारतात UPSC एक्झाम मध्ये 142वा रँक देखील संपादित केला. आणि त्याच अदिबा अनम आज टॉप न्यूज मराठीच्या माध्यमातून आपल्याशी संवाद साधणार आहे. अदिबाजी, आपल्या टॉप न्यूज मराठीमध्ये खूप खूप स्वागत. थँक्यू सो मच. माझा एक पहिलाच अगदी सर्व प्रेक्षकांची इच्छा आहे, त्यामुळे हा पहिला प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आहे, कारण की तो अत्यंत महत्वाचा आहे. व्हॉट वॉज युअर फर्स्ट फिलिंग व्हेन यू केम टू नो दॅट यू क्रॅक UPSC एक्झाम? द फर्स्ट फीलिंग वाज डिसबिलीव. आई कुडंट बिलीव कि मेरा ही नाम जो है वो उस लिस्ट में है. मैं बार बार PDF चेक कर रही थी कि क्या सच में मेरा ही नाम है जो इस PDF में है. फिर जब कंफर्म हो गया तो जो सेकंड इमीडिएट फीलिंग थी वो रिलीफ और हैप्पीनेस थी कि फाइनली मैंने जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक मैं पहुंच गई हूँ. वा. खरं तर तुमचं नाव म्हणजे इथूनच आपण सुरुवात करूया. अदिबा अनम म्हणजे याचा नेमका अर्थ काय आहे? म्हणजे एकतर मुळात त्याला परिपूर्ण अर्थ असला पाहिजे. म्हणजे माझ्याकडे जी माहिती आहे त्यानुसार हा अरबी शब्द आहे, अरबी शब्दाचं रूप आहे अदिबा आणि ते अनम देखील. तर याचा नेमका थोडासा उलगडा करू शकाल आमच्या प्रेक्षकांसाठी? अदीबा जो है वो अदब इस वर्ड से बना है, जिसका मतलब अच्छा. होता है कल्चर्ड. अनम जो है उसका मतलब होता है गिफ्ट. वाव. म्हणजे थोडक्यात कल्चर्ड गिफ्ट. थोडक्यात ज्याला आपण म्हणू की सुसंस्कृत आणि सभ्य त्याचं बक्षीस म्हणून तुमच्या रूपानं आता तुम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रात नावाजलं जात आहे. प्रथमतः टॉप न्यूज मराठीच्या वतीनं मी तुमचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देखील देतो. थँक्यू. खरं तर या नावाच्याच मध्ये खरं म्हणजे दडलेली आणखी एक तुमची त्या शब्दाची फोड जर म्हटली तर ज्याला आपण साहित्य रुची असं देखील म्हणूयात, लिटरेचर किंवा साहित्यप्रेमी असं आपण म्हणूयात, आणि ती तुमच्यात निश्चितच आहे. मला आदिबाजी तुम्हाला आता हा पहिला प्रश्न जो मी विचारला त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हाच विचारायचा की ज्या समाजातून तुम्ही आलात, ज्या हलाखीच्या परिस्थितीतून तुम्ही आलात आणि अशा परिस्थितीत थेट IAS होण्याचं स्वप्न तुम्ही पूर्ण केलं, तर तुमचं स्वप्न मुळात IAS होण्याचंच होतं का आणखी काही वेगळं? स्टार्टिंग में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि छोटे से शहर से आती हूँ, यवतमाल से. एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था, तो जनरली ऐसे होता है कि आपके पास जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो बहुत कम पता होते हैं आपको. मुझे भी बस 3-4 चीजें पता थी, टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर. तो सोचा तो था कि डॉक्टर बन जाऊंगी, बट फिर 12th के बाद नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसके बाद बहुत. फिर मेरे मामा है जिनकी एक सेवा NGO है लोकल, उन्होंने जो है वो मुझे UPSC के बारे में बताया और गाइड किया कि एग्जाम कैसी होती है. फिर मैंने थोड़ा उसके बारे में पढ़ा, समझा, और वहां से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे UPSC करनी है. अच्छा, म्हणजे तुम्हाला डॉक्टर व्हायचं होतं थोडक्यात. हो. त्याच मामांचं एक वाक्य मी तुम्हाला ऐकवतो. अर्थात खरं म्हणजे तुम्हाला ते माहिती आहे, पण आपल्या प्रेक्षकांसाठी जेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे
या संदर्भात मार्गदर्शन करायला गेलात. म्हणजे मला असं आठवतं की सेवा नावाची एक एन-जी-ओ आहे आणि त्या एन-जी-ओच्या माध्यमातून तुम्हाला त्यांनी मार्गदर्शन केलं. बरोबर? एम आय राइट? बरोबर, बरोबर. हां, तेव्हा तुमचे मामा तुम्हाला म्हणाले होते की तुम्ही डॉक्टर झालात तर एक 100-150 ओ-पी-डी करू शकाल. पण जर तुम्ही अधिकारी, आय-ए-एस अधिकारी झाला तर अख्ख्या जिल्ह्याची ओ-पी-डी कराल. बरोबर? बरोबर, बरोबर सर. नक्कीच. खरं म्हणजे जे झालं ते एक मराठीत म्हण आहे, म्हणजे असं म्हटलं जातं, की जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं. म्हणजे मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा असं हरिवंशराय डेफिनेटली, बच्चन डेफिनेटली. यांची कवितेतली ओळ देते. तर मला असं म्हणायचं आहे, तुम्ही आता यवतमाळचा उल्लेख केलात. खरं तर यवतमाळसारख्या या जिल्ह्यामध्ये म्हणजे आपण ज्याला म्हणू की विदर्भातून तुम्ही येता आणि तुमचं जे सगळं शिक्षण आहे म्हणजे प्राथमिक शिक्षण असेल, माध्यमिक शिक्षण असेल, हे सगळं यवतमाळमध्येच झालं असेल. तर नेमकं कुठे शिकलात तुम्ही? कुठल्या मीडियम मधून शिकलात? मैंने स्कूलिंग अपनी जिला परिषद स्कूल से ही कंप्लीट की है, उर्दू मीडियम से। अच्छा, प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो ज़फ़रनगर के जिला परिषद स्कूल से कंप्लीट की। फिर हाई स्कूल जो है वो ज़ेडपीएक्स गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से कंप्लीट की और 11th-12th जूनियर कॉलेज जिसको बोलते हैं वो ज़ेडपीएक्स गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से कंप्लीट की और ये सारी उर्दू मीडियम से ही हुई। उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो उसके लिए मुझे लगा कि अब यवतमाल से बाहर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब बाहर जाते हैं, फिर हमारे पास जो यूनिक अकेडमी है पुणे की, वहाँ पे कोचिंग का एक ऑप्शन हुआ और वहीं पे सोचा कि ग्रेजुएशन भी फिर पुणे से ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो आज़म कैंपस में आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज से कंप्लीट की। अच्छा. म्हणजे थोडक्यात यवतमाळ नंतरचा प्रवास तुमचा सगळ्या यू-पी-एस-सीच्या तयारीसाठी पुण्यात झाला आणि मग पुण्यात आल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी आबेदा इनामदार म्हणजे आझम कॅम्पस तिथून तुमचं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं. आणखी एक महत्वाचा असा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित होतो. तो म्हणजे यवतमाळमधून पुण्यासारख्या ठिकाणी येतं मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये येणं आणि या ठिकाणी यू-पी-एस-सीची तयारी करणं. अशा वेळी पहिल्यांदा जे काही एस्पिरंट्स असतात त्यांना त्यांच्या सर्कलमध्ये जाणं, त्यांच्याशी चर्चा करणं, त्यांच्याशी रिलेट होणं. तर असे काही एक्सपिरियन्स तुम्हाला भेटले का त्यावेळी तुम्ही तुम्हाला आणखी एक त्यातनं एक ऊर्जा उत्पन्न झाली, की अरे चला आता आपल्याला पण करता येऊ शकतं म्हणून? जो इनिशियल फ़ैमिलियरिटी होती है एग्ज़ाम से, कॉम्पिटिशन से वो डेफ़िनेटली मुझे पुणे से मिला, पर बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र उस वक़्त भी नहीं हो पाया था क्योंकि ग्रेजुएशन मैं अपनी साथ में कंप्लीट कर रही थी। बीएससी मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करनी थी और मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो आपको थोड़ा रिगरसली हार्ड वर्क करना होता है। तो उतना जो है वो एक्सपोज़र फिर भी नहीं मिल पाया था जो कॉम्पिटिशन एक्चुअल कॉम्पिटिशन और पीयर प्रेशर होता है यूपीएससी की जर्नी में, वो मुझे मुंबई जाके पता चला। मुंबई में जब मैं हज हाउस से मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। ओके. मी तुमच्या त्या यू-पी-एस-सीच्या प्रवासाकडे येणार आहेच. पण तत्पूर्वी माझ्या प्रेक्षकांसाठी अ, खरं म्हणजे अदिबा अनम अशफाक अहमद मूळच्या यवतमाळमधल्या एकतर तिथल्या कळंब चौकातल्या भाड्याच्या खोलीत राहून त्या ठिकाणी यांनी आपलं उर्दू मीडियम मधून प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषदेतून कंप्लीट केलं. नंतर माध्यमिक शिक्षण म्हणजे अर्थात 11वी-12वी पर्यंत देखील ते त्याच ठिकाणी शिकल्या. नंतर त्या पुण्यात आल्या. पण एकेकाळी या घरात वीज देखील नव्हती. अशी परिस्थिती होती. अशा परिस्थितीत हलाखीची परिस्थिती वेगळीच. वडील रिक्षा चालक आहेत अशफाक अहमद म्हणून. आई हाउसवाईफ आहे आणि अशा वेळी 2 भाऊ देखील या संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी आपणच घ्यायला पाहिजे असं स्वतः अदिबा अनम यांना असं वाटायचं आणि म्हणून मग त्यांनी आपण डॉक्टर होऊयात आणि कुटुंबाला हातभार लावूयात असा देखील त्यांनी विचार केला. पण नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं. डॉक्टर बनता त्या थेट आता आय-ए-एस अधिकारी झालेले आहेत. आता मला आदिबाजी तुम्हाला हा प्रश्न करायचा आहे, की मुळातच एकतर अशी परिस्थिती, ज्या परिस्थितीत मला तुमच्या अब्बूंचं तुम्ही अब्बूच म्हणता ना वडिलांना? पापा, पापा हां? म्हणतात. हां, पप्पा पापा म्हणतात. म्हणतात. अच्छा. तर तुम्ही म्हणजे अब्बू किंवा पप्पा असतील त्यांनी एक त्यांची एक मी मुलाखत देखील अ, वाचली आणि त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं, की "मी रिक्षा विकली, घर विकलं, पण माझ्या मुलीला अधिकारी बनवायचं हे मी ठरवलंच होतं. जर
भविष्यात मला स्वतःला देखील विकावं लागलं असतं तरी मी विकलं असतं. पण माझ्या मुलीला मी काहीच कमी पडून दिलं नसतं. अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती आणि ती प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. ज्यांनी ते ठरवलं आणि त्याला तुम्ही पात्र देखील ठरलात. तो विश्वासार्थ केलात. त्यामुळे मला तुमच्याकडनं पहिल्यांदा हेच ऐकायचंय, जेव्हा तुमच्या पप्पांना किंवा अब्बूंना हे कळलं, की तुम्ही आय-ए-एस अधिकारी बनलेला आहात, काय प्रतिक्रिया होती? सॉरी सर, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो एक बार प्लीज? हां, मला असं म्हणायचं, की जेव्हा तुम्ही अब्बूंना सांगितलं, की मी आय-ए-एस अधिकारी झालेली आहे, तेव्हा त्यांची फीलिंग्स काय होती? लास्ट वाला फिर से आपका सुनाई नहीं दिया. जेव्हा तुम्ही तुमच्या वडिलांना सांगितलत, की मी आता आय-ए-एस अधिकारी झालेली किंवा त्यांना कळालं, त्यावेळेला हो. त्यांची फीलिंग, त्यांच्या भावना काय? ही वॉज वेरी इमोशनल. ही स्टार्टेड क्राइंग इमीडिएटली और बहुत ज्यादा इमोशनल थे क्योंकि वो सैक्रिफाइसेस, वो हार्ड वर्क जो था वो कुछ दिनों का नहीं था, बहुत सालों का था. तो वो खुशी के आंसू देखे थे मैंने. बहुत वक्त के बाद जो है वो दुख के आंसू की जगह खुशी के आंसू देखे थे, तो वो बहुत ही एक ऐसा इमोशन है जो जिंदगी भर साथ रहेगा. हं, हं, हं. नक्कीच. आता मी तुमच्या यू-पी-एस-सीच्या संपूर्ण प्रिपरेशनकडे येणार आहे. तुम्ही इकडे पुण्यात आलात, आबेदा इनामदारमधून तुम्ही ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलंत मॅथ्समधून. बी-एस-सी मॅथ्स झालात तुम्ही. आता पुढचा स्टेप म्हणजे पुढची पाऊल जी होती तुमचं ते अर्थातच पहिली प्रिलिम देणं. पहिल्या अटेम्प्टची पहिली प्रिलिम. काय तेव्हा फीलिंग्ज होती आणि कशा पद्धतीने तुम्ही ती दिली आणि कुठे दिली? मैंने जो है वो अपनी फाउंडेशनल कोचिंग यूनिक अकेडमी में जवाद सर के अंडर कंप्लीट की. उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में दिया मुंबई के हज हाउस से. हं, उस वक्त थोड़ा मैं नर्वस हो गई थी, बहुत ज्यादा काम नहीं रहती थी क्योंकि वो सडनली बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना हो गया था जो मुंबई में मैंने पहली बार देखा. तो हं. वो प्रीलिम्स जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे आज तक याद है कि मैं काम नहीं रह पाई थी. तो कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से 3-4 मार्क्स से मेरा वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया. उसके बाद मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट जो है वो दिल्ली के हमदर्द स्टडी सर्कल से दिया, वहाँ का एंट्रेंस क्लियर करके. प्रीलिम्स उस वक्त हो गया बट अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं हो पाया. देन हं, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से दिया. थर्ड अटेम्प्ट में मैं फिर से मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू नहीं हो पाया. और फोर्थ अटेम्प्ट हं. में फाइनली जो है वो सारी एग्जाम साइकिल कंप्लीट हो गई. ओके. म्हणजे आपण पहिल्यांदा या ठिकाणी हज हाऊसमधून फर्स्ट अटेम्प्ट दिला, प्रिलिम क्लिअर झाली नाही. नंतर तुम्ही सेकंड अटेम्प्ट दिल्लीतून दिलात, प्रिलिम क्लिअर झाली, पण मेन्स क्लिअर झाली नाही. नंतर तुम्ही थर्ड अटेम्प्ट दिलात, दिल्लीतूनच प्रिलिम, मेन्स दोन्ही क्लिअर झाल्या, पण इंटरव्ह्यू क्लिअर झाली नाही. आणि चौथ्या अटेम्प्टला तुम्ही प्रिलिम पण, मेन्स पण आणि अर्थातच तुम्ही नंतर इंटरव्ह्यू पण क्लिअर झाला. तर या सगळ्या प्रवासामध्ये जे काही ज्याला आपण म्हणतो रिसोर्सेस लागतात, संसाधनं लागतात आपल्याकडे, तर ती कुठून गोळा केलीत आणि कशा पद्धतीनं तुम्ही स्वतःला मेंटली प्रिपेअर रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ सारे, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से कभी-कभार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते. बट मैंने जैसे पहले कहा था, मेरे मामू की जो एनजीओ है सेवा, उन्होंने जो है वो मुझे फाइनेंशियली स्पॉन्सर किया और बहुत सारी रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज हो या फिर बुक्स हो या फिर कोचिंग हो, इन सब के लिए जो वो स्पॉन्सर किया. अब रिसोर्सेज मैंने 2 तरह के यूज़ किए. एक तो मैं जो हार्ड कॉपीज़ होती है बुक्स की, वहीं से पढ़ाई करती थी, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है हमारी, एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो जैसे लक्ष्मीकांत हो पॉलिटी के लिए. इसके अलावा मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, क्योंकि कभी-कभार ऐसे होता है कि आप कोई चीज़ सुन लो तो वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आप उसको रिटेन कर पाते हो. तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज़ किया है, स्पेशली जो मैपिंग और ऐसी जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप विजुअली ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाते हो. अच्छा. अ, ज्याला आपण इंटरनल मोटिव्हेशन आपण बोलतो आणि मुझे करना है तो करना है आणि मग ते तुम्ही ठरवलत आणि त्या पद्धतीने तुम्ही भले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट मध्ये तुम्हाला नाही यश मिळालं, पण चौथ्यापर्यंत तुम्ही पोहोचला. म्हणजे तो एक संयम जो असतो, स्वतःवर तुम्ही कंट्रोल ठेवलात आणि त्या पद्धतीने तुम्ही पुढे गेलात. तर मला हेच विचारायचं आहे, की म्हणजे तुम्ही सगळे यू प्रिपेअर करणारे जे काही ॲस्पिरंट्स असतात ते सगळे यू फॉर नॉट युनियन, यू फॉर अनप्रेडिक्टेबल असं म्हणत असतात.
पण आता असं काही वाटतंय का? आता काय असं वाटतंय? अ, अभी भी ऐसे ही लगता है कि यू फॉर अनप्रिडिक्टेबल है। नॉट बिकॉज मैंने जो है वो मेरी मतलब ये फीलिंग इसलिए चेंज नहीं हो सकती कि मैं जो है वो फाइनली मैंने सक्सेस जो है वो अचीव कर लिए। बिकॉज आई हैव सीन मेनी एस्पायरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से वो है वो दे आर नॉट एबल टू मेक इट टू द लिस्ट। तो यू फॉर अनप्रिडिक्टेबल जो है वो अभी भी है यूपीएससी। पर मैं ये कहूंगी कि इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू रिमेम्बर कि कोई सक्सेस और फेलियर जो है वो आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। फेलियर से आप सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और सक्सेस में भी आपको जो है हम्बल रहना जरूरी है। तो आपका रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस और फेलियर से ज्यादा। यानी फेल्योर से आपको डील करना आना चाहिए। यस सर। ओके। आप अच्छी शेरो शायरी भी सुनते हो, करते भी हो, ऐसा मैंने सुना है। जी। मिर्जा गालिब का भी शेर है जो आपने अभी एक दो इंटरव्यू में भी बोला था। वही जो मुझे करना है तो करना है, और आपने वो शेर कहा था, तो सुना देंगे आप? रिसेंट एक इंटरव्यू में मैंने एक शेर जो मिर्जा गालिब का बोला था वो ये था, इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। मतलब वाह। दर्द, दुख दर्द जो होता है आप उस वो आपको जब बार बार ठोकर खाते हो आप, तो आप उसके इतने आदी हो जाते हो कि आपका हौसला जो है वो बहुत ज्यादा उससे बड़ा हो जाता है, आपको उसकी आदत हो जाती है और आप बिल्कुल उसके सामने हार नहीं मानते। सही बात है, क्योंकि ये तो सही है कि जो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। अ, अभी आपने एक वर्ड यूज किया था जो मैं जब प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहा था, आपण ऍस्पिरंट्स साठी आपण या संदर्भात चर्चा करूयात. आपल्याकडून काही सिली मिस्टेक झाल्या असं देखील आपण म्हणाला होता. तर त्या काही सिली मिस्टेक्स काय होत्या, आणि अशा मिस्टेक्स जे काही नवीन ऍस्पिरंट्स असतील त्यांच्याकडून होऊ नयेत यासाठी आपण त्यांना काय ऍडवाइस? एक सिली मिस्टेक जो मैं बहुत ज्यादा रिपीट करती थी वो ये थी कि मैं अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करती थी। अभी इंट्यूशन मोस्टली ऐसे समझते हैं कि तुक्का होता है, पर एक्चुअल में वो नहीं होता। हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो भी कॉन्शियस अनकॉन्शियस पार्ट होता है, कोई चीज हमने पढ़ी होती है वो वहां रिटेन हो जाती है और वो हमें जो है वो इंट्यूशन के थ्रू जो है वो फिर आती है कि नहीं इस चीज का आंसर जो है वो यही होगा। तो जो फर्स्ट इंट्यूशन होता है वो 99% जो है वो राइट होता है हम जब प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं, पर हम खुद पे फेथ नहीं रख पाते। तो वहां जो है हम वो ऐसे करते हैं कि नहीं ये आंसर नहीं होगा, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो जो वो ओवर थिंकिंग है वो सबसे बड़ी सिली मिस्टेक है। आप किसी भी आंसर को देख के जो फर्स्ट आपके दिमाग में आंसर आ रहा है क्वेश्चन को देख के आपको वो लगा देना चाहिए, ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। सेकंड सिली मिस्टेक जो होती है वो यही होती है कि आप डर जाते हो क्वेश्चन को देख के डर जाते हो। आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, बहुत ऐसे आपको लगने लगता है कि मुझे जो है वो क्वेश्चन 1 से 100 तक आपने स्टार्ट कर दिया। आप ये नहीं देखते कि इजी इजी क्वेश्चन कैसे है, तो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से क्वेश्चंस इजी है। आप पहले उनको सॉल्व करें और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाए। अगर आप स्टार्ट से एंड तक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन की वजह से आपके ब्रेन पे जो स्ट्रेस आएगा उसके चक्कर में आप जो है वो इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दोगे। तो ये दो बहुत ही जनरल सी सिली मिस्टेक्स है जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर एक एस्पायरेंट करता है। अच्छा. प्रिलिम च्या संदर्भात आपण जरा चर्चा करूया, कारण की मुळात एनसीईआरटीची पुस्तकं आणि नॉलेज बेस असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. पण त्यासोबत काही स्किल्स पण डेव्हलप करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर ते प्रिलिमसाठी ती स्किल्स आवश्यक किती आहे? प्रीलिम्स के लिए नॉलेज, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि नॉलेज से ज्यादा जो है वो आपके लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छा. जितने भी लोगों से आज तक बात की है जो सर्विसेज में है, इनफैक्ट उनसे भी जितनी बात की है, वो हमेशा यही कहते हैं कि आप प्रीलिम्स में 30 to 40 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाते आपकी नॉलेज की बेस पे। अगर आपको हं, सॉल्व करना उसके आगे आपको जो है वो स्किल के बेस पे ही करना पड़ता है। तो हं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो आपका लॉजिक है। आपको जो है वो तुक्का नहीं लगाना है, आपको लॉजिकल गेस जो जिसे हम कहते हैं वो करना है। उसके लिए आपको जो है वो टेस्ट सीरीज में उस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। हम जो पेरिफेरल नॉलेज कहते हैं चीजों की, हो सकता है हमें उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ना बताओ, पर उस क्वेश्चन का जो कंटेंट है उसके बारे में कुछ तो पेरिफेरल नॉलेज हमारे पास होगी। उसको अप्लाई करने हमें आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ओके. आणि सिलेबसच्या बाबतीत काय सांगाल? सिलेबस कंप्लीट करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. सिलेबस कंप्लीट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यूपीएससी में। आपको जो है वो सिलेबस ऐसे होना चाहिए कि आप रट लो उस चीज को, आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए यूपीएससी का। और हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि आप सिलेबस कंप्लीट करो। अब दूसरी चीज ये भी है कि बहुत बारी हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है प्रिपेयर करने के वक्त के लिए। तो उस वक्त आपको जो है वो प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी होगी। पीवाईक्यूज जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके बेसिस पे कि कौन सी थीम, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ कम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पर उस वक्त फिर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ओके. अधिबाजी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा, की अ, आपण आता म्हणजे जसं तुम्ही पण कुणाला तरी आयडॉल म्हणून याच्या आधी पाहिलं असेल, जेव्हा रिझल्ट्स येतात आणि त्यावेळी मग वेगवेगळे रील्स आपण त्यांच्या काही अ, मग जे कोण उमेदवार ज्यांना यश मिळालेलं आहे, त्यांनी मग कसे रिसोर्सेस वापरले याचा विचार आपण करायला लागतो आणि मग अ, आपण बियॉन्ड रिसोर्सेस जायचा प्रयत्न करतो, जे लिमिटेड रिसोर्सेस आपल्याकडे असतात आणि मग हे करू का ते करू आणि मग शेवटी सगळा एक केओस तयार होतो. तर अशा वेळी रिसोर्सेस म्हणजे त्याची एक बाउंड्री काय असली पाहिजे का यूपीएससीचा अभ्यास करताना? बाउंड्री रिसोर्सेज की यही होगी कि आप एक सब्जेक्ट जो है वो एक बुक से पढ़ने ही ट्राई करें। आप ये मत कोशिश करें कि एक जो सब्जेक्ट है वो मैं 2-3 बुक से पढ़ लूँ। अब एक सब्जेक्ट एक बुक से पढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक पकड़ के ले लें और वो एक ही बुक होगी। एनसीईआरटीज़ जो है वो कांस्टेंट है, वो हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़नी ही है। पर जो स्टैंडर्ड बुक होती है, वो आपकी एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो स्टैंडर्ड बुक उसके लिए हमारे पास स्पेक्ट्रम है। आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो आपने कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो आपने कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। 10 जो बुक्स है आप वो एक-एक बार पढ़ने से बेटर है एक बुक को आप 10 बार पढ़ें। अच्छा. अ, अधिबाजी तुम्ही युनिक अकॅडमी में तुम्ही तिथे होतात आणि तिथे चांगलं प्रिपरेशन देखील करून झालं तुमचं आणि त्या ठिकाणी अ, जावाद काझी सर आहेत. अर्थात त्यांचा आणि तुमचा निश्चित चांगला परिचय. पहिल्यांदाच तुम्ही जेव्हा गेलात तेव्हा तुमची त्यांची भेट झाली. तर त्यांना एसे मास्टर पण म्हटलं जातं. मी आता मेन्सकडे वळतोय. तर या मेन्समध्ये एसे रायटिंग अत्यंत महत्वाचं असतं आणि अत्यंत कमी वेळ असतो. तुम्ही म्हणाल, की प्रिलिम टू मेन मधला फार कमी वेळ आहे आणि मग अशा वेळी सगळं प्रिलिमचा अभ्यास कंप्लीट झाल्यानंतर मग मी एसेकडे वळेल, असा जो विचार केला जातो आणि मग मात्र लिहिताना त्रास होतो. तरी एसे रायटिंगसाठी काय वेगळी मेहनत घ्यावी? ऐसे बाकी सारे पेपर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो आपको उसके लिए मेहनत भी जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से करनी है। ऐसे लिखना आपने प्रीलिम्स से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप जो है वो प्रीलिम्स खत्म होने का वेट नहीं कर सकते। ऐसे क्योंकि लिटरेचर का पार्ट होता है, तो उसमें जो है आपकी वैल्यूज़ जो होती है, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है आपके ओपिनियंस के थ्रू, आपके सोचने के तरीके के थ्रू। तो इन ओपिनियंस को अगर आपको पेपर पे लाना है, तो उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। नॉलेज का ऐसा होता है कि आपने एक बार कोई फैक्ट कहीं पढ़ लिया, उसको रट लिया तो वो पेपर पे आ जाएगा। पर अगर आपको अपने आप की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी है, तो आपके लिए उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। खुद के साथ वक़्त गुज़ारना होगा, खुद को सवाल करने होंगे, खुद ही खुद के जवाब देने पड़ेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और अलग तरीके से थोड़ा ऐसे की प्रैक्टिस करें। लिखकर तो आपने करनी है, लेकिन आपको जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना भी ज़रूरी है। आप कोई एक टॉपिक ले लें, उसके बारे में 10 मिनट सोचें कि मैं इसके बारे में क्या-क्या लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। क्या-क्या डायमेंशंस इसमें खुल सकते हैं। इस तरीके से जो है ऐसे के लिए आपको प्रिपेयर करना है। यानी वो मोर एक्सप्रेसिव होना चाहिए. यस सर, यस। ओके. अभी हम इंटरव्यू की बात करेंगे. यूपीएससी मध्ये इंटरव्ह्यू जेव्हा म्हणजे अगदी तोही थोडाफार वेळ असतो. म्हणजे आता तर अगदीच तुम्हाला थोडा वेळ मिळाला होता. सप्टेंबरमध्ये तुम्ही मेन्स दिले आणि अगदी जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान सगळे इंटरव्ह्यूज कंडक्ट झाले. तर यावेळी तुम्ही जे प्रिपरेशन केलं, तर मॉक इंटरव्ह्यूवर यूपीएससीचे विद्यार्थी खूप भर देण्याचा प्रयत्न करतात. तर जास्तीत जास्त मॉक इंटरव्ह्यू दिले म्हणजे मग रिअल इंटरव्ह्यूला खूप फायदा होतो. असा काही अनुभव तुम्हाला आला? 2 चीज़ें होती है इसमें सर। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंटली जो है वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि वो ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ ना दें। क्योंकि आपको अपने खुद के साथ भी जो है वो वक़्त गुज़ारना है।
आप क्या बोल रहे हो, आपको सोच के बोलना है। तो सोचने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा वक्त खुद को दे और सोचे, टॉपिक्स के बारे में अपना जो है वो ओपिनियन बनाए, जो सोशल इश्यूज है या हमारे आसपास के जो इश्यूज है उसके बारे में ओपिनियन बनाए। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि वो ज्यादा मॉक्स ना दे। पर अगर आप में जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड बिल्ड करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना होगा, लोगों के सामने बोलना होगा। तो ऐसे में जो है वो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 5 से 6 मॉक्स जो है वो दे दें। लेकिन इस चीज से मैं जो है अग्री नहीं करती कि आप जो है वो बहुत 15-20 मॉक इंटरव्यूज दे दे, क्योंकि फिर ऐसे होने लगता है कि चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल सी होने लगती है। आपको यानी पता है आपके लिमिटेड जैसे लिमिटेड लिमिटेड मॉक इंटरव्यूज चाहिए। जी जी। हम्म, बोलिए बोलिए। तो चीजें ना थोड़ी आर्टिफिशियल सी होने लगती है। अगर 2-3 मॉक में आपसे किसी ने सेम क्वेश्चन कर लिया, तो फिर आप जो है उसका आंसर रट के चले जाओगे। फिर आप हम्म, रियल हम्म। मॉक इंटरव्यू जब रियल इंटरव्यू आप दोगे, तो वो रटा रटाया आंसर आप वैसे ही दोगे। फिर वो जो है वो नेचुरल नहीं लगता। सामने जो है वो इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन बैठे होते हैं, उनको समझ आ जाता है कि आप ये चीज रट के आए हो। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यानी रियल इंटरव्यूज टोटली डिफरंट फ्रॉम मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज डेफिनेटली। ओके। आता आम्हाला सगळ्या प्रेक्षकांना हे ऐकायचं की जेव्हा तुम्ही रिअल इंटरव्ह्यू दिला आणि मग ती काय प्रोसेस होती, काय काय क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारण्यात आले आणि कशा पद्धतीने कॉन्फिडेंटली तुम्ही त्याची आन्सर दिला, असे कोणते क्वेश्चन्स जे अगदी हार्ड होते आणि असे कोणते क्वेश्चन्स जे अगदी तुम्ही कॉन्फिडेंटली सहज त्या ठिकाणी रिॲक्ट झाला, काय कसा अनुभव होता, व्हॉट इज द एक्सपिरियन्स ऑफ युअर रिअल इंटरव्ह्यू? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा वंडरफुल था। इंटरव्यू यूजुअली भी जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस की बहुत ज्यादा मेहनत करके उस जगह पे पहुंचते हो जहां आपको पता होता है कि आपके जो है वो सक्सेस पाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बोर्ड मेरा जो था वो बहुत ज्यादा कॉर्डियल था। सारे लोग बहुत स्माइल कर रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज भी किया आंसर्स देने के लिए। ऐसे ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा था नहीं, क्योंकि जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे हम डाफ कहते हैं, वहीं से मेरे सारे क्वेश्चंस थे। उर्दू लिटरेचर जो मेरा ऑप्शनल है, उससे क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा जो बैकग्राउंड है बीएससी मैथमेटिक्स का, उससे जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। मेरी हॉबीज से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारी ऐसी चीजें थी जो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा अच्छा था। और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे शेर जो होते हैं वो बोलने का चांस मिल गया, पोइट्री करने का हाँ, चांस। आपको तो शेरो शायरी में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, तो आप उस अच्छा चीज बोले। से जो है वो बहुत ही माहौल जो है वो बहुत अच्छा बन कौन गया सा था। शेर आपने सुनाया था रियल इंटरव्यू में, कौन सा शेर सुनाया? एक शेर मुझे याद है जो मैंने सुनाया था, मिर्जा गालिब का ही शेर है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वाह, क्या बात। सो आपण सगळ्या म्हणजे अगदी प्रिपरेशनची पण तयारी सांगितली ते वगैरे सगळं मान्य आहे. पण मला असं म्हणायचं की जेव्हा तुम्ही युपीएससीची तयारी करायला लागता, तर आता खरं म्हणजे तुमच्याकडनं अशी अपेक्षा आहे की अ, आपल्या सगळ्या जे एस्पिरंट्स आहेत त्यांना तुम्ही खरं म्हणजे एक आता स्वतः सल्ला देऊ शकता, ॲडव्हाइस देऊ शकता, मार्गदर्शन करू शकता. असं आहे का की युपीएससीचा अभ्यास करायचे म्हणजे इतके तास अभ्यासाला बसलंच पाहिजे, अ, अजिबात कुठे एंटरटेनकडे लक्ष द्यायला नाही पाहिजे? तुमचं कसं रुटीन होतं? काय कसा अभ्यास केलात तुम्ही? काय एंटरटेन पण काही स्वतःला केलं का? कसा अभ्यास केला? किती तास अ, केला? मेरा हमेशा से यही मानना है कि क्वांटिटी से ज्यादा जो है वो क्वालिटी मैटर करती है। तो आप कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है। तो मैं हमेशा ये ट्राई करती थी कि मैं जितने भी घंटे पढ़ पाऊँ या जितना भी पढूं, वो रिटेन कर पाऊँ। वो जो है क्वालिटी टाइम हो मेरा, मैं उसको अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली यूज कर पाऊँ। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि आप जो है वो कंटिन्यूअसली हर दिन जो है वो 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। बीइंग अ ह्यूमन आपकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कंटिन्यूअसली ये चीजें नहीं कर सकते हो। एग्जाम से पहले ऐसे होता है कि आप जो है वो 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि एग्जाम पास होता है, पर आप कंटिन्यूअसली ये चीज नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि प्रोडक्टिविटी हमारी ज्यादा से ज्यादा रहे। मैं पर्सनली ये करती थी कि कोई एक टॉपिक चूज कर लिया, या फिर कोई थोड़ा सा टारगेट जो है सेट कर लिया जो मेरे लिए डुएबल था पर्सनली, और फिर उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे जितने भी घंटे बैठना पड़े मैं बैठ जाती थी। फिर मैं ये नहीं देखती थी कि 5 घंटे हुए या 6 घंटे हुए या 8 घंटे हुए। अच्छा.
एक वेगळा प्रश्न आहे. अर्थात महाराष्ट्रातून देखील जवळपास 50हून अधिक या ठिकाणी उमेदवार या त्यांना यश मिळालेलं आहे, घवघवीत यश मिळालेलं आहे. खूप जणांना चांगलं या ठिकाणी रँक देखील मिळालेली आहे. अगदी मराठवाडा असो, पश्चिम महाराष्ट्र असो किंवा विदर्भ असो, जिथून तुम्ही आलेला आहात. पण याच विदर्भामध्ये आणि याच यवतमाळमध्ये माझगाव म्हणून जो तालुका आहे, त्या ठिकाणी मोहिनी खंदारे यांना देखील त्यांचं खूप चांगलं यश मिळालं आणि 884 884 ही त्यांनी रँक मिळवलेली आहे. पण जेव्हा त्यांना तो आनंदोत्सव साजरा करत होत्या, की माझी मुलगी या ठिकाणी उत्तीर्ण झाली आणि ती अधिकारी झाली, तर त्यांच्या वडिलांना खरं म्हणजे त्या पेढे वाटताना हार्ट अटॅक आला आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर मला तुम्हाला हाच प्रश्न विचारायचा आहे. अगदी सोशल क्वेशन आहे, की ज्या मोहिनी खंदारे इकडे यश एवढं उत्तम मिळालेलं आहे, आनंद आहे आणि इकडे खरं म्हणजे वडिलांचा मृत्यू झालाय. तर त्यांना तुम्ही सांत्वनपर म्हणून कधी तुमच्याच यवतमाळ जिल्ह्यातले आहेत म्हणून मी म्हटलं, की त्यांना भेटायला तुम्ही जाणार आहात. सॉरी सर, लास्ट लास्ट में जो ब्रेक वॉइस ब्रेक हुई है आपकी। हां. मोहिनी खंदारे म्हणून यवतमाळमध्ये त्या देखील या यू-पी-एस-सीमध्ये चांगल्या पद्धतीनं यश मिळवलेलं आहे. 884 रँक त्यांना मिळालेला आहे. बट त्यांचा जो आनंद असतो, सेलिब्रेशन साजरा करताना त्यांच्या वडिलांना पेढे वाटत असताना त्या ठिकाणी मृत्यूला सामोरं जावं लागलं. हृदयविकाराचा झटका आला, हार्ट अटॅक आला. तर तुम्ही त्या मोहिनी खंदारे यांच्याकडे कालांतरानं त्यांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी जाणार आहात. डेफिनेटली मैं डेफिनेटली जाऊंगी सर। आई डिड नॉट नो कि ऐसे कुछ हुआ है, पर मैं हाँ, कोशिश करूंगी कि मैं जाऊँ। हाँ। ऐसा हुआ है, यवतमाल में माझगांव करके तालुका है, उधर की ये घटना है. ओके. दैट्स सो सैड, मैं डेफिनेटली जाऊंगी। हां. सो मला आता फक्त तुमच्या थोडंसं अब्बूंबद्दल, वडिलांबद्दल, आईबद्दल आणि भावांबद्दल विचारायचंय. भाऊ जे एक एम-पी-एस-सीची तयारी करतायत, एक 12वी ला आहे, बरोबर? 12वीं कंप्लीट हो गई है, बीए में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर हो रहा गई. है। ओके. और एक एम-पी-एस-सी की प्रिपरेशन कर रहा है. जी जी जी। ओके, ओके. तर आपली आई, आपले वडील यांनी कसा सॅक्रिफाईस केला तुमच्यासाठी? काय केलं? अगदी थोडक्यात काय सांगाल? अ, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए। फाइनेंशियली तो हमेशा से स्ट्रगल्स रही है। घर में जो है वो बहुत सारी चीज़ें के लिए हम जो है वो डिप्राइव्ड फ़ील करते थे बचपन से ही। पापा जो है जैसे आपने कहा कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मम्मी हाउसवाइफ़ है, तो चीज़ों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है। चाहे फिर वो पढ़ाई के लिए हो या फिर किसी भी दूसरी चीज़ के लिए हो। इसके अलावा मेंटली और सोशली भी जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। मेरी मम्मी जो है वो अकेले जो है वो सारे घर का काम करती है, जैसे नॉर्मली हाउसवाइफ़्स होती है। बहुत ज़्यादा उन पे इस चीज़ का प्रेशर डाला जाता था कि वो अपनी बेटी को जो है वो घर के काम सिखाए। बचपन से ही नॉर्मली ऐसे होता है कि लड़कियों को जो है वो घर के काम सिखा दिए जाते हैं, खाना बनाना, घर की सफाई वगैरह और उतना वो पढ़ाई पे फिर ध्यान नहीं दे पाती। तो इस चीज़ के लिए मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता था। और जब भी कोई घर पे आता तो यही कहता कि आपकी बेटी को कुछ नहीं आता, आप इसे सिखाइए, ये चीज़ सिखाइए, वो चीज़ सिखाइए और शादी होगी इसकी तो ये ससुराल में कैसे सर्वाइव करेगी, ये सारी चीज़ें। पर मेरी मम्मी ने जो है वो हमेशा मुझे पढ़ने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि बेटा मेरी तबीयत खराब है या मुझसे हो नहीं पा रहा है। उनकी फिजिकल हेल्थ भी जो है वो काफ़ी डिटेरियोरेट होती रहती है। बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तू जो घर के कामों में हाथ बटा ले या पढ़ाई बाद में कर लेना। वो हमेशा मुझे एनकरेज करती रही कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और वही जो है वो चीज़ें करो। उनकी उन्होंने खुद ने जो है वो अपनी एजुकेशन बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं की है। पर उन्होंने उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हमेशा से पता थी। तो जब सोसाइटी में ऐसे होता है कि लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए जो है वो उतने चांसेस नहीं दी जाते। लोग जो है वो बहुत बैरियर्स डालते हैं, पर उन बैरियर्स के चलते हुए भी उन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए एनकरेज किया और आगे बढ़ने के लिए कहती रही। मेरे पापा जो है वो फाइनेंशियली हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। तो जब घर से बाहर भेजने की बात आती है तो पहला ख़्याल यही आता है कि आप फाइनेंशियली कैसे सर्वाइव करोगे बाहर जाके। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरती थी कि मैं कैसे आगे जाके जो है वो पढ़ाई करूँगी। पर पापा ने मुझसे यही कहा कि बेटा हम चीज़ें कर लेंगे, किसी भी तरह मैनेज कर लेंगे, तू बस जा और पढ़ाई कर।
कभी भी ऐसे होता कि मैं घर पे पैसे माँगती या फिर मुझे ज़रूरत होती, तो वो कभी ये नहीं कहते कि अभी जो है वो चीज़ें सही नहीं चल रही है या फाइनेंशियली जो है वो थोड़ा चीज़ें खराब चल रही है। वो कहीं न कहीं से किसी ना किसी तरह से अरेंज कर ही देते और मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने देते कि घर पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है। घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चली है बीच में। मेरे बड़े पापा जो है वो उनकी डेथ हो गई एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ही। फिर मेरे जो एक छोटे मामा हैं उनकी भी डेथ हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल शॉक्स थे घर पे। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझ तक ना पहुँचे, इन सारी चीज़ों का जो दुःख है वो मुझे डिस्टर्ब ना करे एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो उन्होंने मुझसे दूर रखी इनिशियली छुपाई भी ताकि मेरा जो एग्ज़ाम का पीरियड है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो उन्होंने हर तरह से जो है वो सैक्रिफाइस करके ये इंश्योर किया है कि मेरी पढ़ाई में किसी तरह से डिस्टर्बेंस ना हो और मैं बिल्कुल फ्री माइंड से जो है वो अपनी पढ़ाई कर पाऊँ किसी भी स्ट्रेस के बिना। अच्छा. अदिबाजी, आता तुम्हाला शेवटचाच एक प्रश्न आहे. तो म्हणजे अर्थात आता फ्युचर, इन फ्युचर आय-ए-एस अधिकारी तर आपण झालात. पण आता फ्युचरमध्ये जे पोस्टिंग होईल आणि उत्तमरित्या आपण काम कराल, आपलं काय ड्रीम आहे? व्हॉट इज युअर ड्रीम इन फ्युचर? फ्यूचर में जो है मैंने जब डिसाइड किया था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूँगी, उस वक़्त ही कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोची थी कि ये तो मुझे डेफ़िनेटली करनी ही करनी है। उसमें से एक चीज़ थी एजुकेशन के लिए काम करना, स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। क्योंकि मैंने अपने आस-पास बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई। कुछ मेरे फ्रेंड्स ही हैं जिनकी बचपन में बहुत जल्दी शादियाँ हो गई। ऐसे नहीं था कि उनके कोई ख्वाब नहीं थे, कोई ड्रीम नहीं था, पर उनको जो है वो पूरा करने नहीं दिया गया कभी फ़ोर्सफुली तो कभी किसी मजबूरी के चलते उनकी शादियाँ हो गई। तो ये एक चीज़ हमेशा से थी कि मैं जब भी ऑफ़िसर बन जाऊँगी मैं एजुकेशन स्पेशली गर्ल एजुकेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम करूँगी। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी मैं काम करूँगी। और फिर ट्रेनिंग में मैं जैसे-जैसे चीज़ें सीखूँगी उस उन लर्निंग्स के बेसिस पे जो है वो मैं पब्लिक को सर्व करने के लिए हर चीज़ करने की कोशिश करूँगी। खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला आणि खूप खूप अभिनंदन आदिबाजी तुमचं पुन्हा एकदा, आणि तुमचं फ्युचर मधले जे ड्रीम आहेत ते सगळे परिपूर्ण होत. मुलींना खूप उत्तम शिकायला मिळावं. अ, म्हणजे लवकर लग्न होण्यामुळं आणि गरिबीमुळं त्यांना जे काही शिकता येत नाही, अशा मुलींना भविष्यात खूप चांगल्या पद्धतीने शिकता यावं आणि तुमच्यासारख्याच आदिबा अनम अशा महाराष्ट्रात, देशात खूप तयार व्हाव्यात आणि त्यांच्या हातात ऍडमिनिस्ट्रेशन या देशाचं जावं आणि भारत देशाचं नाव आणखी उज्ज्वल व्हावं, अशीच आमच्या सगळ्या महाराष्ट्रवासियांची तुमच्याकडून इच्छा आहे, अपेक्षा आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे खूप खूप धन्यवाद तुमच्या आई-वडिलांना, कारण की त्यांनी स्वतः पोटाला चिमटा काढून, अब्बूंनी तर रिक्षा विकली, घर विकलं, पण तुम्हाला पैशाची कधी कमतरता जाणवून दिली नाही. इव्हन तुमच्यापासून अशा काही गोष्टी लपवल्याही, की जेणेकरून तुमच्या अभ्यासावर त्याचा परिणाम होऊ नये. खरं तर मी त्यांना सलाम करतो. आणि त्यांनी आपल्या मुलीसाठी, म्हणून मी माझ्या लाईव्हचं हेडिंगच केलेलं आहे, की अब्बूंनी रिक्षा, घर विकलं, पण मुलीला अधिकारी बनवलं. आणि असंच स्वप्न आपल्या आई-वडिलांनी बाळगलं पाहिजे आणि भविष्यात आपल्या मुली शिकल्या पाहिजेत, त्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. तुमच्याच वडिलांनी आदिबाजी या सगळ्या मुलाखती दरम्यान एक शेर म्हटला होता. त्यामुळे आपल्या मुलाखतीचा शेवट देखील मी त्यांनी म्हटलेल्या शेरनी करणार आहे. जिगर मुरादाबादी यांचा शेर आहे, "ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है." खूप खूप धन्यवाद आदिबाजी. खूप खूप थैंक धन्यवाद. पाहत रहा थैंक टॉप न्यूज मराठी, आपला महाराष्ट्र, आपली बात.